चाहते हैं बराबर। ठीक है, इन्हीं को देखते हुए हम इस प्रश्न का क्या करेंगे आज, बढ़िया से इसका इसकी कुंडली को खोला जाएगा और अच्छे से इसके बारे में समझा जाएगा, जाना जाएगा, है ना। चला रहे बच्चों, बस हमको एक बात का हमेशा ध्यान रखना चाहिए, क्वेश्चन चाहे कितना भी कठिन हो, क्वेश्चन चाहे कितना भी कठिन हो, ठीक है, उसे लगाने का जज्बा अंदर होना चाहिए बस। अगर लगाने का जज्बा अंदर है बच्चों तो क्वेश्चन जैसा भी होगा आप कर लोगे, बस लगाने के अंदर जज्बा होना चाहिए, उसे लगाने के लिए हमेशा तत्पर होना चाहिए, है ना। कहते हैं ना, क्या मुश्किल क्या आसान क्या, है ना, मुश्किल क्या आसान क्या, मंजिल चाहे जितने भी दूर हो उसे पाने के लिए ठान लिया तो ठान लिया, चाहे कितना भी कठिन हो, लेकिन अगर हम चाह देंगे कि हमें ये करना है तो कठिनाई जो भी आए आप उसे करो ही करो। ठीक है, ऐसे भी आप लोग देख ही रहे हैं सरकार के सिस्टम में कि बच्चों अपने घरे पढ़ो, प्यार से पढ़ो, इज्जत से पढ़ो ना। तो बच्चों आओ, हम लोग संस्थान कोचिंग में जुड़ के तो कुछ कर ही नहीं पा रहे हैं, घर पर पढ़ के कितना क्या करेंगे वो बात की बात है। आइए देखते हैं, प्रत्येक के दो उदाहरण देते हुए द्विक लवण तथा संकुल यौगिक में उत्तर स्पष्ट कीजिए ना बच्चों। तो आपको इस संस्था के माध्यम से, ठीक है, केयर स्टडी के माध्यम से बच्चों इसके बारे में समझना है कि ये क्या बोल रहा है, क्या कह रहा है, कैसे कह रहा है। देखो कह रहा है प्रत्येक के दो उदाहरण देते हुए द्विक लवण तथा संकुल यौगिक में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो पहले बच्चों हमको ये जानना है कि द्विक लवण है क्या जानना है, द्विक लवण। तो बच्चों पहले हम जानेंगे कि द्विक लवण क्या है, क्या द्विक लवण समझिए। द्विक लवण ऐसे लवण होते हैं, ठीक है, ध्यान से सुनते जाइए, कॉपी पे नोट भी करते जाएंगे तो आप एकदम आसानी से समझ लेंगे। द्विक लवण ऐसे यौगिक होते हैं, ऐसे लवण होते हैं जो आसानी से अपने आयनों में विभक्त हो जाते हैं। ठीक है, जो आसानी से क्या होते हैं बच्चों, आयनों में विभक्त हो जाते हैं और विलयन में सरल आयन देते हैं। विलयन में क्या करते हैं समझते चलिए। द्विक लवण वह लवण जो विलयन में क्या करते हैं, सरल आयन देते हैं, सरल आयन देते हैं। ठीक है, वह लवण जो विलयन में सरल आयन देते हैं और अपने अपने आयनों में विभक्त हो जाते हैं। क्या होते हैं, अपने आयनों में विभक्त हो जाते हैं। ठीक है, उन्हें हम क्या कहते हैं, द्विक लवण कहते हैं। क्लियर हो रहा है बात, एकदम स्पष्ट रूप से समझिए। कह रहा है इसके दो उदाहरण दीजिए, दो उदाहरण कह रहा है। आप एक पोटास एलम ले लीजिए, पहला एग्जांपल आप क्या ले लोगे बच्चों, पोटास एलम। क्या पोटास एक पोटास एलम ले लीजिए, ठीक है। और दूसरा वाला एग्जांपल आप क्या ले सकते हैं, फेरस अमोनियम सल्फेट। क्या बच्चों, फेरस अमोनियम सल्फेट, ये आपका क्या हो गया, फेरस अमोनियम सल्फेट, यह आपका बच्चों द्विक लवण है। पोटास एलम बच्चों आपका द्विक लवण है। क्लियर है, जो पोटास एलम होता है प्यारे बच्चों, इसका फार्मूला क्या होता है, K2
SO4 फिर क्या, अब ये कह रहा है द्विक लवण यानी दो लवण उसमें होना चाहिए, तो देखो प्लस इसमें हमने मिला दिया एल्यूमिनियम, ठीक है, Al2SO4 का बच्चों थ्राइस, प्लस इसमें जल के 24 अणु को डाल देंगे, ठीक है, यानी जल के 24 अणु इसमें क्या होगा, घुल जाएगा। तो प्यारे बच्चों ये मिलके बनाएगा क्या, ध्यान दीजिएगा, K2SO4 इंटू Al2SO4 का थ्राइस 24H2, है ना। ये आपस में सब घुल जाते हैं, ठीक है, घुलित पदार्थ है। जब ये घुलते हैं तो यह एक लवण बनता है जिसका नाम क्या है बच्चों, द्विक लवण। क्या नाम है इसका, द्विक लवण, यानी कि दो लवण, पोटेशियम सल्फेट एक लवण हो गया और एक एल्युमिनियम सल्फेट हो गया। इन दोनों को जल के 24 अणु में बच्चों क्या किया गया, घोल दिया गया। ये दोनों आपस में घुल के आपस में विलीन हो गए और विलीन होकर के क्या बना दिए, पोटास एलम बना दिए। इसको फिटकरी भी कहा जाता है, समझ आया। इसका दूसरा नाम पोटेशियम एल्युमिनियम सल्फेट भी होता है। इसका और नाम क्या है, इसको फिटकरी भी कहते हैं। इसमें से अगर इसको हीट कर दिया जाए बच्चों तो जल उड़ जाएगा, तो जब जल उड़ जाएगा तो उसे फिटकरी का फूल के नाम से भी जाना जाता है, समझ पा रहे हो। तो पहले तो क्या किया गया, ये पोटेशियम लवण को एल्युमिनियम लवण को जल में मिला दिया गया और ये घुल करके एक अलग से लवण बना दिया जिसका नाम क्या है, द्विक लवण। ये लवण जो होते हैं वह लवण जो विलयन में सरल आयन देते हैं और यह लवण विलयन में सरल आयन देता है, राइट हो गई। दूसरी बात, अपने अपने आयनों में विभक्त हो जाते हैं। ये बच्चों जो होते हैं ना, ये जो होते हैं वो क्या होते हैं प्यारे बच्चों, अपने अपने आयनों में विभक्त हो जाते हैं। देखो कैसे, ये आपका हो जाएगा K2SO4 क्या, K2SO4 इंटू क्या, Al2SO4 का थ्राइस प्लस क्या है 24H2। ये बच्चों टूट जाता है जब इसका अपघटन होता है, जब अपघटन कराया जाता है तो ये पोटेशियम आयन हो जाता है K, ठीक है, K आयन दे देता है, ये K2 है तो 2 लिख और प्लस है ये K2 यहाँ प्लस क्या करेगा, सल्फेट आयन दे देता है, SO4 आयन -2 देता है, प्लस एल्युमिनियम आयन दे देता है बच्चों, एल्युमिनियम का Al2 + 3 आयन होता है, प्लस बच्चों क्या करेगा, बस सल्फेट आयन हो गया है, ठीक है। इस तरीके से ये क्या हो रहा है, देखो अपने अपने आयनों में सब टूट जा रहे हैं। एल्युमिनियम अलग हो गया, पोटेशियम अलग हो गया, सल्फेट अलग हो गया, समझ पा रहे हो। ये सरल आयन में टूट जाते हैं, ठीक है, इसलिए इनको हम क्या कहते हैं, द्विक लवण कह सकते हैं। क्लियर हो रहा है। जो भी लवण अपने सरल आयनों में क्या हो, विभक्त हो जाए, सरल आयनों में विघटित हो जाए, ठीक है, और अपने अपने आयनों में टूट जाए तो वह क्या कहलाएगा, द्विक लवण के नाम से जाना जाएगा। क्लियर है। अब यहाँ पर आप पढ़ाना चाहे तो आप क्या कर सकते हैं, SO4 आयन ये भी माइनस हुई है, यहाँ लिखा गया, यहाँ लिखने की जरूरत नहीं है। क्लियर हो रहा है। ये सभी बच्चों क्या होते हैं, अपने अपने आयनों में आसानी से टूट जाते हैं। यानी कि इस फिटकरी में क्या होता है, पोटेशियम आयन होता है, सल्फेट आयन होता है, एल्युमिनियम आयन होते हैं। ठीक हो रहा है, समझ में बता रहा है। ये अपने अपने आयनों में बच्चों टूट जाते हैं और प्रेम से ये कब टूटते हैं, जब इनको पानी में घोला जाता है। किसको, जब इस वाले पदार्थ को पानी में घोला जाएगा तो ये अपने अपने आयनों में क्या होगी, विभक्त हो जाएंगे। कौन कौन आयन बनाएंगे, पोटेशियम आयन, कौन सा, पोटेशियम आयन बनाएंगे बच्चों, ठीक है, और कौन आयन बनाएंगे, सल्फेट आयन बनाएंगे। कौन सा बनाएंगे, सल्फेट आयन बनाएंगे, और बच्चों एल्यूमिनियम आयन बनाते हैं। समझ पा रहे हो, कौन कौन सा आयन बनाते हैं, एल्यूमिनियम आयन बनाते हैं। इसी तरीके से प्यारे बच्चों आप लोग नोट करते चलो, एकदम XYZ आपको सारी चीजें बिना रटे याद हो जाएगा, एक ही बार में क्लियर होगी बच्चों, दोबारा आपको देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, एकदम सावधानी से देखते चलो, नोट करते चलो, अपने कॉपी पे अच्छे से नोट करिए ताकि दोबारा हमें इसको एक ही बार देखें तो क्लियर हो जाए। ठीक है बच्चों, इस तरीके से हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। ठीक है, दूसरी टॉपिक पे चला जाए। हो गया आपका, ये नोट करिए।
आइए बच्चों दूसरा हम लोग देखते हैं। ये तो हो गया पोटाशियम की बात, है ना। प्यारे बच्चों दूसरा वाला जो हमारा है वो कौन सा है? फेरस अमोनियम सल्फेट। कौन सा है? फेरस अमोनियम सल्फेट को देखते हैं। तो क्या लिखा क्या है? फेरस अमोनियम सल्फेट। तो आप पहले लिखेंगे क्या? FeSO4, ठीक है, प्लस NH4, ठीक है, NH4, SO4 हाई NH4 का ट्वाइस हो जाएगा, प्लस क्या होता है? 6H2, ठीक है, क्या होता है? 6H2, यानी जल के 6 अणु को हम लोग क्या करते हैं बच्चों? इसके साथ ले लेते हैं। और ये बनाता क्या है? आपस में सब घुलनशील होता है, घुल जाता है, राइट। तो घुलेगा तो बना देगा क्या? FeSO4 इंटू क्या? अमोनियम NH4 का ट्वाइस, ठीक है, NH4 का ट्वाइस, SO4 इंटू 6H2। इसे बोलते हैं फेरस अमोनियम लवण। क्या बोलते हैं? फेरस अमोनियम लवण। इसका दूसरा नाम बच्चों एक चीज और है, मोहर लवण के नाम से भी जानते हैं। मोहर लवण के नाम से भी इसे जाना जाता है। ये अभी देखो बच्चों, जब इस विलयन ये जो लवण है, ये कौन सा लवण है? फेरस अमोनियम सल्फेट। इस लवण को पुनः जल में डाला जाए। आपने लिखा है वह लवण जो विलयन में सरल आयन देता है, अपने अपने आयनों में विभक्त हो जाता है, उसे हम क्या कहते हैं? द्विक लवण कहते हैं। एनी डाउट? एनी कंफ्यूजन? वेरी गुड। तो चले बच्चों आगे बढ़े। इसमें कहीं से किसी को कोई दिक्कत है क्या? नहीं है ना? है। तो अब देखो इसका हम क्या करते हैं? इसको आयन में बांटिए। तो बच्चों हो गया FeSO4 है ना, इंटू NH4 का ट्वाइस, SO4 इंटू क्या? 6H2O। ये टूटेगा बाबू, अपने अपने आयनों में ये भी विभक्त हो जाएगा, है ना। तो विभक्त होगा तो ये फेरस आयन बनाएगा। कौन सा आयन बनाएगा? फेरस आयन बनाएगा। ये अमोनियम आयन बनाएगा। कौन सा आयन बनाएगा? अमोनियम आयन बनाओगे बच्चों, NH4 आयन बनाएगा। और कौन सा आयन बनेगा? सल्फेट आयन इसमें बनेगा, ठीक है। तो इस तरीके से बच्चों क्या होता है? ये अपने अपने आयनों में टूट जाते हैं, पुनः फिर जब जुड़ेंगे तो पुनः अपने मूल रूप में आ जाते हैं, ठीक है ना। इस प्रकार के जो भी लवण होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? द्विक लवण के नाम से। तो मुझे लग रहा है आपको ये बात समझ में आई होगी प्यारे बच्चों। अच्छे से नोट कर लीजिए, जहाँ भी दिक्कत होगी बोलिएगा। और आप पूरी वीडियो को बच्चों देखिएगा स्पष्ट रूप से। जहाँ जो भी समस्या होगी हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा, ठीक है। हम आपको और अच्छे से इसको क्लियर करा देंगे। और देखने के बाद अच्छा लगे तो प्यारे बच्चों अपने दोस्तों को भी भेजते रहिए ना। तो अब आगे बढ़ा जाएगा प्यारे बच्चों। संकुल यौगिक वह यौगिक होता है जो विलयन में सरल आयन नहीं देता है और अपने अपने आयनों में विभक्त नहीं होता है। एकदम सिंपल सी बात है। क्या होगा? वह यौगिक जो विलयन में सरल आयन नहीं देता है। हो गया? अपने मूल आयनों में विभक्त नहीं होता है, ना। ध्यान से समझो। वह यौगिक जो विलयन में सरल आयन नहीं देता है, अपने मूल आयनों में विभक्त नहीं होता है। अपने मूल आयनों में विभक्त नहीं होता है, ठीक है। तो बच्चों इसे हम क्या कहते हैं? संकुल यौगिक कहते हैं। समझ में आ रहा है? तो इसे कौन सा यौगिक कहेंगे? संकुल यौगिक। और इसके जो आयन होते हैं, इसके आयन कैसे होते हैं प्यारे बच्चों? इसके आयन कैसे होते हैं?
जटिल होते हैं। इसके आयन कैसे होते हैं? जटिल होते हैं। इसको संकर आयन के नाम से भी जाना जाता है, संकर आयन के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, इस यौगिक को प्यारे बच्चों किस नाम से जानते हैं? इस प्रकार के यौगिक को उपसंयोजी यौगिक के नाम से जानते हैं। उपसंयोजी यौगिक के नाम से जानते हैं। ठीक है बच्चों, क्या लिखा है? उपसंयोजी यौगिक के नाम से जानते हैं। क्लियर हो रहा है बात? एकदम स्पष्टली समझिए। इसके जो आयन होते हैं जटिल होते हैं, संकर आयन होते हैं ना, इसे क्या कहते हैं? इस यौगिक को उपसंयोजी यौगिक के नाम से जानते हैं। क्लियर हो रहा है बात? क्लियर? फिर से समझिए आराम से। वह यौगिक जो विलयन में सरल आयन नहीं रहते हैं, अपने मूल आयनों में विभक्त नहीं होते हैं, इसके आयन जटिल संकर आयन इसके जो यौगिक होते हैं, इस यौगिक को उपसंयोजी यौगिक के नाम से जाना जाता है। क्लियर है? तो फॉर एग्जाम्पल आप पीछे देखते हैं बच्चों, क्या एग्जाम्पल इसका देख लिया जाए। ये जो संकुल यौगिक है उसका एग्जाम्पल देख लेते हैं कि इसका उदाहरण क्या है, कैसे यह स्पष्ट होगा क्या है ये। ठीक है, तो देखा जाए। चलिए बच्चों आइए, तो एग्जाम्पल इसका देखते हैं ना कि इसका उदाहरण क्या होगा। जैसे मान लो बच्चों यहाँ पर लिखा गया K4, ठीक है, K4, और यहाँ हो गया Fe, और ये लिखा गया Cn, लिख लिया गया हम लोग। ठीक है, CN6 हो गया ये क्लोज। ठीक है, समझ पा रहे हो? तो यह जो यौगिक है बच्चों, ये इस तरीके से अलग अलग आयनों में नहीं टूटेगा। जैसे इस तरह आयनों में नहीं टूटेगा। कैसे नहीं टूटेगा? पोटेशियम आयन, ठीक है, नहीं बनेगा ना, और फेरस आयन, ठीक है, तथा Cn मतलब साइनाइड है, ऐसे नहीं बनता है। इसके आयन इस तरीके से बनते ही नहीं है। ठीक है, ये आपका क्या हो जाएगा बच्चों? गलत हो जाएगा। समझाए? इस तरीके से इसमें आयन नहीं बनते हैं। अब बात ये है कि सर इसके आयन कैसे बनते हैं? सवाल उठता है यहाँ पर ना कि ये तो आयन नहीं बनेगा। ठीक सर, हम समझ गए, परंतु ये भी बता दीजिए कि इसमें आयन कैसे बनेगा। कैसे हमको क्लियर होगा कि ये जटिल आयन है, संकर आयन है, या फिर संकुल यौगिक है? इसको हम कैसे क्लियर करेंगे? राइट, देखो इसका देखो ये लिखा है पोटेशियम क्या फेरासाइनाइड। क्या लिखा है? पोटेशियम फेरासाइनाइड। अगर हम इसका आईपीएसी नाम देखते हैं तो इसका नाम क्या हो जाएगा? पोटेशियम हेक्सासाइनाइडोफेरेट। क्या हो जाएगा? फेरेट 2 आयन हो जाएगा। 2 इसमें आयन आगे जुड़ जाएगा। आईपीएसी नाम देखा जाएगा। इसका आईपीएसी नाम क्या देखा जाएगा? मिलेगा पोटेशियम हेक्सा मिलेगा। पोटेशियम हेक्सा साइनो या साइनाइडो। ठीक है, साइनो या साइनाइडो। इसके बाद फिर क्या? फेरेट। क्या बच्चों? फेरेट और 1-2 आयन मिलेंगे। ये इसका आईपीएसी नाम हो गया। ठीक, और उस तरीके से सामान्य नाम अगर देखा जाए तो इसको बोलते हैं पोटेशियम फेरासाइनाइड। क्या बोलते हैं? इस तरह क्या बोलते हैं? पोटेशियम फेरासाइनाइड सामान्य नाम, और इसका आईपीएसी नाम पोटेशियम हेक्सासाइनोफेरेट 2 है। क्लियर है? ये इस तरीके से हो गया। बच्चों समझते हैं कि इसमें आयन कैसे बनते हैं, देखा जाए। ठीक है, चलें। यहाँ पर दिखाई देगा क्या बच्चों? ठीक, बहुत अच्छे, वेरी गुड। तो यहाँ पर देखते हैं इसके आयन कैसे बनते हैं। ये हो गया K4, ठीक है, ये बच्चों हो गया K4। ये क्या है आपका? Fe हो गया, और यहाँ पर आपका Cn, ये 6 हो गया, कोष्ठक प्लस हो गया। अब ये जो जटिल आयन बनाएगा, मैंने लिखा पहले आपको बता दिया कि इसमें जटिल आयन होते हैं, संकर आयन होते हैं, साधारण आयन नहीं होते।
ठीक है। तो ये जो आयन बनाएगा तो बच्चों क्या बनाएगा, पोटेशियम आयन बनाएगा। क्या बनाएगा, पोटेशियम आयन बनाएगा और फेरस साइनाइड आयन बनाएगा। क्या बनाएगा, प्लस फेरस साइनाइड आयन। देखो बच्चों क्या होता है, FeCN, ठीक है, और ये ब्रैकेट क्लोज है, 6 है, यहाँ पर -4। क्या बनाएगा, -। इसे कहते हैं फेरस साइनाइड आयन और ये हो गया पोटेशियम आयन। ये दोनों अलग अलग बनेंगे, ठीक है। चलिए यहाँ पर देखो 4 है, 4 प्लस आयन है, 4 माइनस आयन होगा तभी तो ये क्लियर होगा, उदासीन कैसे होगा। तो जो यहाँ रहेगा वहाँ भी रहेगा। बिल्कुल, जितना आयन इधर पर प्रस्तुत करोगे उतना इधर भी दिखाना है, इस पे भी दिखाना है, तभी तो क्लियर होगा, नहीं तो यौगिक बनेगा कैसे। क्लियर हुआ बात। तो ये बात समझ में आई क्या आपको, ये कौन सा यौगिक है, संकुल यौगिक। ठीक है, इस तरीके से आप एक एग्जाम्पल आप हमको दे करके बताएंगे कि क्या आपको समझ में आ गया कि नहीं आ गया। अगर बच्चों आपको क्लियर हो गया होगा तो अगला एग्जाम्पल आप खुद कर लोगे। अगर अगला एग्जाम्पल आपको नहीं आएगा, प्यारे बच्चों कमेंट में हमको एक बार छोटी सी बात कमेंट लिख के भेज देंगे कि सर इसका दूसरा आयन क्या होगा, मुझको बताइए, तो शायद हम आपको उसके बारे में स्पष्ट रूप से समझा सकें। ठीक है बच्चों, आज इतना ही बस करते हैं। अब इसी तरीके से आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन दिया करेंगे, ठीक है, आप लोग लगाते रहिए, अच्छे से समझते रहिए। ठीक है बच्चों, नोट करो।